एक बार एक काम करता हूँ, आप लोग को कॉलिजन रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है। एक बार फटाफट कॉलिजन रिवाइज कर लो, उसके बाद ऑब्लिक कॉलिजन स्टार्ट करेंगे। ऑब्लिक कॉलिजन का बहुत ही छोटा सा पार्ट पढ़ेंगे, और कह लो सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ जो मैं पढ़ाऊंगा, तुमने कर भी रखा है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में, रॉकेट वाला सिस्टम, है ना। अगर रॉकेट ऊपर जा रही है, उसका मास डिक्रीज हो रहा है, तो उसके बेसिस पे जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको कर ही लिया होगा, ठीक है। इसको कुछ अलग नज़रिए से सोचेंगे, कॉलिजन के जरिए से सोचेंगे, ठीक है। कॉलिजन के जरिए से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो पहले थोड़ा सा कॉलिजन को एक बार रिवाइज करा देता हूँ। क्या था कॉलिजन? सिंपल वर्ड में मैंने आपको ये समझाया था कि दो मासेज हैं, एक m1 है, एक m2 है, एक u1 की वेलोसिटी से चल रहा है, एक u2 की वेलोसिटी से चल रहा है। जो u1 है वो ज्यादा है u2 से, तो कुछ टाइम के बाद इन दोनों में टकराव होगा। टकराने के बाद ये कुछ कॉमन वेलोसिटी से कुछ दूर तक चले होंगे। उसके बाद m1 किसी v1 के बाद जा रहा होगा, m2 किसी v2 स्पीड से जा रहा होगा, करेक्ट, यही हुआ होगा, ठीक है। तो ये तो वन डायमेंशनल हो गया, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हेड ऑन कॉलिजन, ठीक है, कॉलिजन इन वन डायमेंशन। वहीं पे एक केस मैंने ऐसा लिया कि एक बॉल ऐसे आ रही है, एक बॉल ऐसे आ रही है, दोनों में टकराव हुआ, टकराव होने के बाद एक इधर की तरफ गई, एक इधर की तरफ गई। यहाँ पे क्या है? ये हो गया टू डायमेंशनल, दोनों अलग अलग डायमेंशन में गए, दोनों का जो लाइन ऑफ मोशन, लाइन ऑफ इम्पैक्ट अलग अलग है। लाइन ऑफ मोशन क्या होता है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है, इसको ढंग से समझ लेना। लाइन ऑफ मोशन क्या है बच्चों? जिस लाइन के अलॉन्ग मोशन हुआ है। और लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या होता है? जिस लाइन पे आपका इम्पैक्ट देखा गया है। जैसे इसमें बात करूं हेड ऑन कॉलिजन में, इसमें क्या हुआ था, जो लाइन ऑफ मोशन है और जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है दोनों एक ही है। ऑब्जेक्ट इधर की तरफ ही जा रही थी, करेक्ट, और जो टकराव हुआ वो भी क्या हुआ, इसी लाइन के अलॉन्ग हुआ। तो ये क्या हो गया, लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट दोनों ओवरलैप करके, तो वो कैसा कॉलिजन हो गया? हेड ऑन कॉलिजन हो गया, ठीक है। बट वहीं पे इस वाले केस को देखो तो लाइन ऑफ मोशन एक का इधर है, एक का लाइन ऑफ मोशन इधर है, और जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है वो क्या है? इधर है, क्योंकि ये दोनों ऐसे टकराए, करेक्ट बात। तो अगर लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इम्पैक्ट दोनों इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो कैसा कॉलिजन हो जाएगा? ऑब्लिक कॉलिजन, ठीक है। फिर एक फंडा मैंने आपको समझाया था, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ये क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट यही है, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई ये, ठीक है। क्यों कह रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट? क्योंकि कॉलिजन के ज्यादा से ज्यादा सवाल जो है बस इसकी मदद से बन जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा सवाल, ठीक है। कहीं कहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जा रहा है आजकल इसका। तो ये होता क्या है? इट इज डिफॉर्मिंग अपॉन रिफॉर्मिंग, या फिर तुम ऐसे भी कह सकते हो सर, दिस इंपल्स इज ऑफ कोर्स, दिस इज ऑफ कोर्स इम्पैक्ट डिफॉर्मिंग या इम्पैक्ट रिफॉर्मिंग, ठीक है। जो इम्पैक्ट हुआ डिफॉर्मिंग से, जो इम्पैक्ट पड़ा अपॉन में उसके ऊपर आ जाएगा इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्मिंग। मतलब क्या था? मतलब ये था सर कि जब ये दोनों चीजें टकराएंगी तो इनमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आएगा, ठीक है। तो उसके बाद टकराने के बाद जब ये अलग होंगी तो इनमें कुछ ना कुछ रिफॉर्मेशन आएगा। तो ये उसका क्या है? रेशियो है, रिफॉर्मिंग अपॉन में डिफॉर्मिंग। फिर हमने इसके बेसिस पर तीन टाइप के कॉलिजन क्या किए थे? डिवाइड किए थे। कौन कौन से हम थे हमारे? सबसे पहला था आपका इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, एंड देन इन इलास्टिक। इलास्टिक क्या था बच्चों? जिसमें ई की वैल्यू क्या हो जाए? 1। मतलब जितना डिफॉर्म हुआ था उतना ही क्या हो गया? रिफॉर्म हो गया। डिफॉर्मिंग इज इक्वल्स टू रिफॉर्मिंग, नो चेंज इन शेप एंड साइज, और जो आपका एनर्जी है वो क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा। देयर इज नो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, जितनी आपकी एनर्जी शुरुआत में थी उतनी एनर्जी आपकी बाद में भी रहेगी। यहाँ मैंने ग्राफ बनाया था, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। ये लॉस हुआ, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, फिर अगेन ये गेन हुआ और काइनेटिक एनर्जी में वापस। तो ये दोनों का लेवल सेम है, मींस काइनेटिक एनर्जी में क्या है? कंजर्व्ड है। वहीं पे बात की अगर E इक्वल्स टू 0 हो जाए, मतलब सर ऐसा डिफॉर्म हुआ कि कभी रिफॉर्म ही नहीं हो पाया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा सर? काइनेटिक एनर्जी थी और पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी लॉस हो गई और वो ग्रेटेस्ट पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में स्टोर रह गई, ठीक है। सारी की सारी किसमें स्टोर हो गई? पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में स्टोर हो गई। इतनी बातें आ गई थी समझ, ठीक है। उसके बाद क्या था? अगर E लेस देन 1 हो, मतलब कि जितना ज्यादा डिफॉर्म हुआ है उससे बहुत कम ही रिफॉर्म हुआ है। डिफॉर्मेशन ज्यादा है, रिफॉर्मेशन कम है, उसे क्या कहेंगे? इन इलास्टिक कॉलिजन। देयर इज अ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी मान लो पहले इतना था, अब दोबारा रिफॉर्म हुआ भी होगा तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? इतना, मतलब देयर इज समथिंग लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये था E के बेसिस पे। फिर आगे मैंने आपको समझाया था कि E का एक और क्या चीज फॉर्मूला है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब ये जो फॉर्मूला है
ये प्रूव भी कर सकते हैं, बट मैंने कहा आपको याद रखने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये इसको मैं थोड़ा सा ना थोड़ा और मॉडिफाई करूंगा। दिस इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, किसका, लाइन ऑफ इम्पैक्ट का, है ना। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई और करूंगा क्योंकि ऑब्लिक पढ़ाऊंगा, ऑब्लिक के लिए थोड़ा ये ध्यान रखना है, लाइन ऑफ इम्पैक्ट, velocity of separation along line of impact, velocity of separation along line of approach along line of impact। समझ गए बात को, जिस लाइन में इंपैक्ट हो रहा है उसी लाइन का सेपरेशन आपको लेना है, उसी लाइन का आपको अप्रोच लेना है। खैर हेड ऑन कॉलिजन में इस बात का कोई मतलब नहीं है। हेड ऑन कॉलिजन में आप क्या करोगे, सर दोनों तो ओवरलैप कर रहे हैं तो वही होगा, लेकिन ऑब्लिक में आपको फर्क दिख जाएगा। देन इसके बेसिस पे मैंने इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक और इन इलास्टिक को एक्सप्लेन किया था। E इक्वल्स टू 1 है, मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन दोनों इक्वल होंगे। एक इक्वेशन आपके पास ये आ गई। अगर परफेक्टली इन इलास्टिक है, इसका मतलब क्या हो गया सर की वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन 0 है, मतलब टकराने के बाद एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट में चिपक गया और उसके साथ 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 जा रहा है, मतलब उनकी जो वेलोसिटी है वो v कॉमन वेलोसिटी होगी, v सेंटर ऑफ मास होगी, ठीक है। उसके बाद था आपका इनइलास्टिक कॉलिजन जिसमें E लेस देन 1 है, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कम है कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के। जितना ज्यादा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है उससे कई कम में मुझे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन मिल रहा है। करेक्ट बात, समझ गए, ठीक है। इसके बाद कुछ सवाल हमने देखा होगा, हाँ कुछ सवाल है भाई। सवाल क्या, एक जेन्युइन फॉर्मूला मैंने आपको निकाल के दे दिया था कि अगर कोई भी हेड ऑन कॉलिजन है उसमें किसी तरह का भी अगर टकराव हुआ है तो एक जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होगा। अब इसके बाद आप परफेक्टली इलास्टिक हो, इलास्टिक हो या इन इलास्टिक हो, सारे की वैल्यू निकाल के रख सकते हो। क्या था फॉर्मूले में, एक m1 है, एक m2 है, एक u1 से जा रहा है, u2 से जा रहा है, दोनों में टकराव हुआ, एक की v1 स्पीड है, एक की v2 स्पीड है। तो हमने एक जेन्युइन फॉर्मूला क्या निकाल लिया था v1 का, सर m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस m2 u1 माइनस u2 अपॉन में m1 प्लस m2। करेक्ट। वहीं v2 का क्या हो जाएगा, v2 का ये हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका इलास्टिक कॉलिजन है तो E की वैल्यू यहाँ पे क्या पुट कर दोगे, 1 पुट कर दोगे। अगर परफेक्टली इन इलास्टिक कॉलिजन है तो E की वैल्यू क्या पुट कर दोगे, 0 पुट कर दोगे। और अगर इन इलास्टिक है तो E की वैल्यू आपको एक गिवन होगी, बस वो यहाँ पे पुट करना, तुम्हारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो ये तो था पूरा हेड ऑन कॉलिजन का कहानी जो कि हमने पहले ही कर लिया, ठीक है। अब इसके बाद जो मैंने एक सवाल करवाया था, मोती वाला सवाल करवाया था क्या, अच्छा मैंने कुछ केसेस भी आपसे करवाए थे, कहा था कि भाई इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखना है तो याद रख लो। क्या करवाया था भाई कि अगर आपके मासेस सेम है ना, यहीं आ जाते हो वापस। अगर आपके मासेस क्या है, सेम है और कॉलिजन कैसा हुआ है, इलास्टिक, मास सेम है, कॉलिजन इलास्टिक हुआ है, तो देयर वेलोसिटी विल गेट इंटरचेंज, ठीक है। मतलब अगर ये m मास है, ये भी m मास है, ये u1 से जा रहा था, ये u2 से जा रहा था, दोनों टकराएगा, टकराने के बाद इस m के पास आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन कैसा कॉलिजन होना चाहिए बच्चों, इलास्टिक। आफ्टर इलास्टिक कॉलिजन इस m के पास, जो ये वाला m था इसके पास u2 वेलोसिटी आ जाएगी, और जो ये वाला m था उसके पास u1 वेलोसिटी आ जाएगी। दोनों की वेलोसिटी आपस में इंटरचेंज हो जाएगी। समझ गए बात को, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको करवाया था परफेक्टली इन इलास्टिक के केस में कितना निकल के आएगा। तो परफेक्टली इन इलास्टिक के केस में जो आपकी वेलोसिटी निकल के आती है, यहां नहीं डिस्कस है क्या, है ना, वो कितनी निकल के आती है सर, m1 u1 m2 u2, करेक्ट, अपॉन में m1 प्लस m2 अगर 2 है तो। अब यहीं पे बात कर लेते हैं, ये मैंने केस लिया था कि अगर एक मास बहुत ज्यादा हैवी है और दूसरा मास बहुत ज्यादा लाइटर है कंपैरिजन में, लाइक एक ट्रक है और एक मक्खी है, इन दोनों में कॉलिजन होता है, तो ट्रक के स्पीड में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा। अगर ट्रक u2 वेलोसिटी से चल रही थी तो फाइनल वेलोसिटी भी उसकी क्या होगी, u2 होगी। हाँ, जो लाइटर ऑब्जेक्ट है यानी कि m1, उसके स्पीड में बदलाव होगा, जो उसकी v1 स्पीड होगी वो कितनी हो जाएगी, u2 माइनस e u1 माइनस u2, ठीक है। यही सारे टॉपिक्स थे। नेक्स्ट अपन ने क्या देखा, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल मोतियों का, जो मैंने कहा था कि डिफिकल्ट बनाऊंगा तो कितना बना सकता हूं, मोती वाला। t इक्वल्स टू 0 पे ये मोती आपस में टकराए थे। टकराने के बाद मैंने पूछा आपसे कि भाई अब जब नेक्स्ट टकराएंगे तो कितना टाइम लगेगा, नेक्स्ट टकराने में कितना टाइम लगेगा। तो बड़े आसानी से हमने इस सवाल को कर लिया था।
चालाकी से कह लो कि सर ये यहाँ से मान लेते यहाँ आया होगा और ये इधर से इधर आया होगा, तब टकराए होंगे। अगर ये v1 स्पीड से तो सर ये v1 इंटू टी, अगर ये v2 स्पीड से आया तो v2 इंटू टी। इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो क्या है v1 टी, इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो क्या है v2 इंटू टी। देन सर v1 टी प्लस v2 टी विल कम्स टू पाई आर, टी की इक्वेशन आ गई थी 2 पाई आर अपॉन में v1 प्लस v2। अगला टारगेट हमारा क्या था, v1 प्लस v2 की वैल्यू निकालना। कैसे निकाले थे, E इज इक्वल्स टू v2 माइनस, चूंकि डायरेक्शन अपोजिट है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो आपको डायरेक्शन को ध्यान में रखना है। ठीक है, यहां मैंने माइनस पुट कर दिया और यहां भी माइनस आया तो ये क्या हो गया v2 प्लस v1 एंड u1 प्लस u2 इट इज गिवन, दिस इज 5 एंड दिस इज 3 सो इट इज 8। तो v2 प्लस v1 की वैल्यू कितनी आ गई थी आपकी 4। ये 4 हमने जैसे यहां पुट करा हमारा 7 सेकंड के अराउंड आंसर आएगा। इट इज 7 सेकंड अराउंड, इससे ज्यादा ही होगा बट अराउंड यही होगा। करेक्ट, इतना ही करा था हमने। आज अपन क्या करने जा रहे हैं, आज करने जा रहे हैं ऑब्लिक कोलिजन। देखो ऑब्लिक कोलिजन क्या है, हेडिंग देंगे बच्चों ऑब्लिक कोलिजन। समझो ऑब्लिक कोलिजन क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया कि सर इट इज 2 डायमेंशनल, अगर 2 डायमेंशन में मोशन हो रहा है तो इट इज ऑब्लिक कोलिजन, या फिर ऐसे कह लो कि सर लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन दोनों क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, चलो एक सिंपल सा एग्जांपल लेके मैं समझाता हूं इसको। लेट सपोज ये अपने पे एक सरफेस है, ठीक है, और यहां से मैं एक काम करता हूं, एक नॉर्मल ले लेता हूं। ये अपना एक नॉर्मल है, कोई बॉल आती है बच्चों, कोई बॉल आती है और ये बॉल एम मास की बॉल है ये, ठीक है। ये यहाँ u1 वेलोसिटी के साथ इस तरीके से आएगी और ऐसे टकराएगी, u1 वेलोसिटी के साथ ऐसे आके यहाँ पे टकरा रही है। ठीक है, टकराने के बाद क्या होगा, टकराने के बाद ये किसी u2 वेलोसिटी के साथ, मान लो ये u1 के साथ आई और टकराने के बाद ये किसी v1 वेलोसिटी, या एक ही ऑब्जेक्ट मैंने रखा है तो एक को u मानो एक को v मानो, तो एक v से ये जा रही है और ये u से आ रही है। ठीक है बच्चों, क्या हुआ कि सर ये आपका क्या है, सरफेस है कोई सा, और सरफेस में कह दे रहा हूं स्मूथ है बच्चों, क्या है, स्मूथ, स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस पे कोई बॉल ऐसे आई, टकराने के बाद इस तरीके से वापस चली गई। ठीक है बच्चों, अच्छा तो क्या हुआ होगा, लेट सपोज ये जो मैंने नॉर्मल लिया है, ये बस मैंने एक एक्सिस ले लिया है, इसका ये इमेजिनरी है, कोई ऐसा एग्जिस्ट कर नहीं रहा है। ठीक है, तो मैंने मान लिया कि ये वाला जो एंगल है, ये एंगल मेरा कितना है, थीटा है। ठीक है, ये और ये जो जो गया है, ये वाला एंगल जो है वो है
velocity of separation along line of impact अपॉन में velocity of approach along line of impact। करेक्ट, यही होता है। अब लाइन ऑफ इम्पैक्ट वाली चीज तो ये हो गई सर, वेलोसिटी इसके अलॉन्ग निकालना है, तो क्या करूंगा, फटाफट से क्या करो
एक सेकंड। सी, एक बॉल है आपका जो कि किसी u वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्टाइल किया गया है। अगर u वेलोसिटी के साथ प्रोजेक्टाइल है तो अब कौन सी बात है सर, ये इस तरीके का पाथ फॉलो करेगा, प्रोजेक्टाइल करेगा। अब समझना बात को, u वेलोसिटी से है, ये वाला एंगल आपको मान लो गिवन है कि सर दिस एंगल इज गिवन थीटा। ये यहां पे बॉल टकराती है, ठीक है। देखो जरा ढंग से समझो इस केस को। सर बॉल आई और आकर के इस तरीके से टकरा रही है, ठीक है। क्या ऐसा ही कुछ केस हो गया? क्या ऐसा ही केस हो गया? सर बॉल आ रही है, आकर के टकरा रही है, तो टकराने के बाद अगेन बच्चों इस तरीके से उठेगी, करेक्ट? ठीक है सर, बिल्कुल सही बात है, इस तरीके से उठेगी। तो अगर ये u स्पीड से आई, इस तरीके से टकराती है, तो टकराने के बाद सर ये बात बिल्कुल पक्की है कि ये इस तरीके से उठेगी और दोबारा ये प्रोजेक्टाइल करेगी। बताओ बच्चों, करेगी ना प्रोजेक्टाइल? अगर दोबारा ये प्रोजेक्टाइल करती है तो मुझे ये बताओ, अगर इसकी हाइट आपको गिवन है h, तो ये वाली जो हाइट होगी दैट h डैश, ये h डैश कितनी होगी ये बता दो। इतना सा सवाल है। अगर ये इसमें इनिशियली हाइट h थी तो अब ये h डैश उठी है, ये h डैश कितनी होगी ये बता दो। ये आपका सिंपल सा मैंने सवाल, ट्राई करोगे? करो। देखो, हाँ, ई टाइम्स आर हो जाएगा, करेक्ट है। और टाइम मान लो यहां से यहां तक का टाइम ऑफ फ्लाइट टी है, तो यहां से यहां तक का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा? बहुत अच्छा रिजल्ट दिखेगा आपको, ठीक है। कैलकुलेट करो, पता चलेगा। खैर देखो यहां पे अगर ये यहां से यहां तक का एच हाइट था, ये इधर से इधर कितना होगा समझो जरा। सर ये u है, तो इसके ऊपर की जो वेलोसिटी होगी दिस इज ऑफ कोर्स u का साइन थीटा, करेक्ट बच्चों। अब बॉल देखो, मैंने पहले समझा दिया, बॉल इस तरीके से टकरा रही है, बॉल जो है वो इस तरीके से टकरा रही है, तो ऑफ कोर्स ये बात है जो लाइन ऑफ इंपैक्ट होगा, लाइन ऑफ इंपैक्ट कैसा होगा बच्चों? यही होगा लाइन ऑफ इंपैक्ट। तो जो इसके अलोंग जो वेलोसिटी है वही चेंज हो रही होगी, और वो कितनी होती है सर? वो बड़े आराम से हम लोग निकाल चुके हैं कि अगर ये ऐसे आ रही है और ऊपर वाली जो वेलोसिटी हो अगर u का cos थीटा है, u का cos थीटा है, तो ऊपर जाने वाला ये जो v का cos फाई है, इन दोनों का बीच का रिलेशन क्या है? EU cos थीटा। ये रिलेशन दिया हुआ है। अगर ये u का cos थीटा है और ये अगर आपका v का cos फाई है, तो दिस v का cos फाई विल इक्वल्स टू EU cos थीटा, करेक्ट। बस जो भी इनिशियल वेलोसिटी उससे साथ e मल्टीप्लाई कर देना है, यही तो होगा, ठीक है। तो करते हैं इसमें जरा। तो सर बॉल आया होगा, बॉल टकराया होगा, तो कैसे टकराया होगा सर? यहाँ पे क्या हो रहा होगा सर? आगे की तरफ तो होगा u का cos थीटा, नीचे की तरफ क्या होगा बच्चों? सर u का sin थीटा, करेक्ट। अब बॉल ऊपर उठी होगी, तो बॉल जब ऊपर उठी होगी कि ऊपर की तरफ जो वेलोसिटी है, जो ऊपर की तरफ वेलोसिटी है लाइन ऑफ इंपैक्ट, वो कितना हो जाएगा? अगर ये u का sin थीटा है तो ऊपर वाली वेलोसिटी EU sin थीटा हो जाएगी। क्या ये बात सबको समझ में आई? ऊपर वाली वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? EU sin थीटा। जो भी नीचे की वेलोसिटी है उसमें मल्टीप्लाई कर दो e। नहीं आया? दोबारा से देख लो। सर नीचे की वेलोसिटी क्या थी? सर u cos थीटा थी, u cos थीटा थी, तो ऊपर वाली वेलोसिटी कितनी निकल के आई थी? EU cos थीटा, करेक्ट। ऊपर वाली कितनी निकल के आई थी? EU cos थीटा। तो बड़े आराम से तुम्हें ये बात समझ में आ गया, अगर नीचे u sin थीटा से आ रहा है तो ऊपर बस उसके साथ e मल्टीप्लाई हो जाएगा, करेक्ट बात, ठीक है। तो अगर ऊपर जाने वाली वेलोसिटी EU sin थीटा है तो अब मेरे लिए h निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे हाइट का फॉर्मूला पता है। क्या होता है बच्चों हाइट का फॉर्मूला? सर 2u का स्क्वायर अपॉन में क्या? हाँ, गुड वन, u स्क्वायर अपॉन में 2g, यही होता है, करेक्ट। अब ऊपर y एक्सिस वाली वेलोसिटी कितनी है? सर EU sin थीटा, तो दिस इज ऑफ कोर्स e स्क्वायर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। सर ये जो h है, ये h तो बड़े आराम से कह सकते हैं दिस इज u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g।
तो h की वैल्यू कितनी है, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। सो इसीलिए इस h डैश की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई, e स्क्वायर h हो गई। क्या ये बात आई सबको समझ? हाँ भाई, ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया फंडा? ठीक है। अब रेंज की बात करता हूं मैं। अगर यहां से यहां तक का रेंज जो है वो अगर r है, तो मेरा सवाल अब ये है कि यहां से यहां तक का ये जो r डैश होगा, ये r डैश कितना होगा, मुझे ये बता दो। ठीक है, अगेन तुम्हारा दिमाग घूमना चाहिए, सर r डैश कितना होगा, r डैश कितना होगा बताओ जरा। सर रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? सर रेंज का फॉर्मूला होता है r u इंटू u इन y एक्सिस, u इन x एक्सिस अपॉन में g। यही था क्या? ना ये नहीं था, 2 था ना, 2u y एक्सिस x एक्सिस अपॉन में g, यही था, है ना, 2u साइन थीटा कॉस थीटा। हाँ यूज कर, ठीक है ठीक है, यही होता है। याद आ गया सबको रेंज का फॉर्मूला? ठीक है सर। तो अगर रेंज का फॉर्मूला ये है तो इसके लिए r डैश अपन निकालते हैं, तो r डैश विल इक्वल्स टू 2 इंटू y एक्सिस की तरफ ऊपर की तरफ जो वेलोसिटी वो कितनी है सर, वो है eu साइन थीटा। राइट डाउन eu साइन थीटा। जो सामने की तरफ वेलोसिटी वो कितनी है सर, वो तो फिक्स्ड हो चुकी है, u का cos थीटा। करेक्ट, तो बड़े आराम से लिख दिया सर u का cos थीटा अपॉन में क्या हो गया बच्चों, g हो गया। यानी देखो जरा r डैश कितना निकल के आ रहा है सर, e बाहर ले लो तो अंदर आपको दिख रहा है 2u साइन थीटा कॉस थीटा बाई 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई g। यही दिख रहा है बच्चों, यही दिख रहा है ना। और क्या रेंज का फॉर्मूला अगर मैं इसमें लिखूं तो इसमें रेंज का फॉर्मूला यही होगा क्या सर? हमें बड़े आराम से याद है, दिस इज u स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई g होता है, यही होता है बच्चों। या फिर तुम इसे ऐसे लिखते हो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई g। तो यहां पे अब बड़े आराम से लिख सकते हो सर दिस r डैश कम्स आउट e r। तो ये r डैश भी सबको समझ में आ गया, r डैश क्या हो जाएगा सर, e r हो जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट चीज जो मैंने आपसे कहा कि भाई यहां से यहां तक आने में लेट सपोज जो टाइम ऑफ फ्लाइट है, वो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है, वो टाइम ऑफ फ्लाइट लेट सपोज t है। तो यहां से यहां आने में जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसे मैंने t डैश कहा। तो मुझे इस t डैश की वैल्यू बताओ, ये t डैश की वैल्यू कितनी होगी? तो तुम कहोगे सर मुझे इस t का फॉर्मूला पता है, इस t का फॉर्मूला होता है 2u इन y एक्सिस अपॉन में g। करेक्ट। तो यहाँ पे अगर t लिखे तो क्या होगा सर, y एक्सिस में u का साइन थीटा है, 2u साइन थीटा बाई g। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी लिख देते हैं t डैश। तो t डैश क्या होगा सर, t डैश आपका 2u इन y एक्सिस अपॉन में g। बच्चों u इन y एक्सिस कितना है सर, वो तो पता चल गया हमें, इट इज eu साइन थीटा। करेक्ट, ये बात यहाँ पुट कर दो सर, eu साइन थीटा अपॉन में g। अगेन क्या हो गया सर, e बाहर लिख लो, 2u साइन थीटा बाई g। बच्चों 2u साइन थीटा बाई g क्या होता है, t होता है। तो t डैश की वैल्यू कितनी निकल के आ गई सर, t डैश कम्स आउट 2t, सॉरी et। तो अगला जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो क्या होगा, e इंटू टी होगा। क्लियर बात, समझ आया? अच्छा मान लो इसमें मैं एक और टप्पा करा देता हूं सर, यहां से आया और दोबारा से एक टप्पा ऐसे आ गया। ठीक है, तो इसकी हाइट मान लो मैंने कहा h डबल डैश है, रेंज r डबल डैश है और t डबल डैश है, टाइम ऑफ फ्लाइट t डबल डैश है। इन तीनों की वैल्यू क्या कॉमन सेंस से लिख सकते हो क्या? इन तीनों की वैल्यू कॉमन सेंस से बता सकते हो, अपने कॉमन सेंस को यूज करके। सोचो सोचो सर, अब जो नीचे आने की वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी सर, वो होगी eu साइन थीटा। करेक्ट बात सर, जो नीचे आने की वेलोसिटी होगी, जो नीचे आने की वेलोसिटी बिल्कुल सीधी, वो है सर eu साइन थीटा। और आपने बड़े आराम से एक बात बताई थी कि ऊपर वाली जो वेलोसिटी होगी, इस वेलोसिटी को e से मल्टीप्लाई कर दो। करेक्ट, तो ऊपर वाली वेलोसिटी अब क्या बन गई बच्चों सर, e स्क्वायर u साइन थीटा। करेक्ट, अब सारी कैलकुलेशन सेम होगी। अगर सारी कैलकुलेशन आपकी सेम है तो फिर ये जो t डैश है वो कितना होना चाहिए
अगर यहाँ पे ई टी था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर टी हो जाएगा। अगर आर आपका ई आर था तो आर डबल डैश क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर आर हो जाएगा, करेक्ट। और अगर आपका एच कितना था, कहाँ गया एच 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 एच, हाँ ई स्क्वायर एच था तो ई स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर, यानी कि एच डबल डैश क्या हो जाएगा, ई की पावर 4h हो जाएगा। ये बात आई समझ में, फंडा क्लियर हुआ, ठीक है। अगर मैं इसको एक लाइन में लिखूं, थोड़ा छोटा करके लिखते हैं इन चीज़ों को। हाँ, अब मैं इन रिजल्ट्स को एक साथ लिख देता हूं। तो रिजल्ट्स हमारे क्या हैं, देखो सर, जो पहला हाइट होगा, पहला हाइट h होगा, करेक्ट। उसके बाद जो आपका हाइट बढ़ेगा वो बढ़ेगा ई स्क्वायर एच हो जाएगा, h के बाद ई स्क्वायर एच हो जाएगा, इसके बाद आपकी e की पावर 4h हो जाएगा, इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, अगेन e की पावर 6h हो जाएगा, करेक्ट। अगेन बढ़ेगा e की पावर 6 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 इंटू कह रहा हूँ, 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8। तो अगेन क्या हो जाएगा सर, e टू दी पावर 8h। समझ गए बात को, मतलब इसमें सर ई स्क्वायर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। वहीं अगर हम r की बात करें तो पहले अगर आपका r है तो फिर क्या हुआ आपका ई आर होगा, दोबारा में क्या हो जाएगा ई स्क्वायर आर हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा सर ई क्यू एच आर हो जाएगा। हर बार ई मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे क्या होगा ई की पावर 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा, करेक्ट। वहीं टाइम की बात करो तो पहले अगर आपका टाइम t है तो दूसरे बार में आपका ई टी हो जाएगा, तीसरे बार में ई क्यूब टी हो जाएगा, फिर स्क्वायर कहाँ गया, हाँ ई स्क्वायर टी हो जाएगा, फिर सर ई की पावर 3। इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। आपको दिख रहा है कि ये जो इक्वेशंस हैं ये एक जीपी का फॉर्म में है, ठीक है। तो भाई आगे अगर जीपी कहीं काम आए तो लगा देना, समझ गए, कहीं क्वेश्चंस बने तो सॉल्व कर लेना। तो नोट करोगे क्या, चलो नोट कर लो, समय दे दिया। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है ऑब्लिक कोलिजन है, जो मैंने स्टार्टिंग में जो एग्जांपल लिया था आपका कि भाई एक बॉल हमारी, इसका जो लाइन ऑफ मोशन है ऐसे जा रही है भाई, ये बॉल u1 वेलोसिटी से, जो इसका रेडियस है वो रेडियस मान लो कैपिटल R दिया हुआ है, ठीक है। और सेम साइज का एक और बॉल है, वो मान लो ऐसे आ रही है, इसका भी रेडियस मान लो r ही गिवन है, और जिसका लाइन ऑफ मोशन है वो कुछ इस तरीके से r गिवन है और लाइन ऑफ मोशन कुछ इधर की तरफ है। अब ये u2 की वेलोसिटी के साथ आ रही है और कह लो इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन होगा वो बहुत कम है। ये ऐसा है कि ये दोनों एक दूसरे से टकरा जाएंगे, ठीक है। फंडा ऐसा है कि दोनों एक दूसरे से टकराएंगे। अब हम एक चीज़ देखते हैं टकराने की केस। सर ये बॉल आई होगी और ये दूसरी बॉल आई होगी, इन दोनों में हो गया टकराव, दोनों सेम साइज के हैं भाई, जो भी है, दोनों टकराई होगी, करेक्ट। अब टकराने के बाद सबसे पहले बात करते हैं सर लाइन ऑफ इम्पैक्ट क्या हुआ होगा। तो सर टकराई है इस तरीके से, तो जिधर टकराई है उधर की तरफ ही तो होगा लाइन ऑफ इम्पैक्ट। मतलब कि जो लाइन ऑफ इम्पैक्ट है, बड़े आराम से बच्चे कह सकते हैं सर ये है आपका लाइन ऑफ इम्पैक्ट। ये एग्जांपल मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है ना। तो लाइन ऑफ इम्पैक्ट किधर होगा सर, लाइन ऑफ इम्पैक्ट इधर होगा, क्योंकि ये इसके ऊपर नॉर्मल इधर लगा रही होगी, ये इधर नॉर्मल लगा रही होगी। मतलब अगर ये लाइन ऑफ इम्पैक्ट है तो इस लाइन के अलोंग जो भी वेलोसिटी होगी वो चेंज होगी, उसके अलावा कोई वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। करेक्ट बात, बिल्कुल करेक्ट। तो ये इधर की तरफ जा रही थी u1 वेलोसिटी से, लेट सपोज ये एंगल थीटा है, ये इधर की तरफ जा रही थी u2 वेलोसिटी से, ऑफ कोर्स ये बात है ये एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपोनेंट बना लेते हैं, इसके अलोंग जो होगा वो कंपोनेंट जो इसके अलोंग है वो कौन सा होगा सर, u1 है u2 है, तो ऑफ कोर्स दिस इज u2 का cos थीटा
और इधर क्या होगा आपका सर, दिस इज u2 का साइन थीटा। सिमिलरली अगर ये u1 है तो जो कंपोनेंट इसके अलॉन्ग आ रहा है वो होगा आपका u1 का कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर जो होगा वो होगा u1 का साइन थीटा। यही होगा बच्चों। अब आपको पता है सर ये u1 का साइन थीटा और ये u2 का साइन थीटा हमारे काम के लिए है ही नहीं, है ना, क्योंकि ये दोनों तो भाई लाइन ऑफ इम्पैक्ट के अलॉन्ग है नहीं, ये कभी चेंज होगा नहीं। तो चेंज कौन होगा सर, ये वाला होगा। तो सबसे पहले जो आपको इक्वेशन लिखना है, जो लिखने आना चाहिए वो आना चाहिए ई की इक्वेशन क्या होगी बच्चों सर, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो सेपरेशन की वेलोसिटी क्या होगी, मान लेते हैं ये इधर की तरफ भाग रही होगी v2 वेलोसिटी के साथ, और ये इधर की तरफ भाग रही होगी v1 वेलोसिटी के साथ। अब ये जरूरी नहीं है कि दोनों ऐसे ही भाग रही हो सकता है इधर की तरफ दोनों जा रही हो सकता है दोनों इधर जा रही होगी। वो जैसा हमारा साइन आएगा वैसा होगा फंडा, ठीक है। अगर साइन नेगेटिव आ गया तो भाई ये हमने उल्टा ले लिया, इसको इधर लेना पड़ेगा। अगर हमारा साइन पॉजिटिव आया है तो जो हमने डायरेक्शन ली है वही हवा की क्या है, सही है, ठीक है। चलिए तो ई की वैल्यू निकालते हैं सर। ई इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बड़े आराम से लिखूंगा v2 माइनस v1, हाँ भाई v2 माइनस v1 अपॉन में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है सर, u1 cos थीटा से ये आ रहा है, ठीक है, और u2 sin थीटा से ये भी आ रहा है। तो डायरेक्शन तो अपोजिट हो गई, तो u2 का cos थीटा, मतलब जो आपका e निकल के आ रहा है, e क्या निकल के आ रहा है भाई, v2 माइनस v1 अपॉन में u1 का cos थीटा प्लस u2 का cos थीटा। हाँ ये भी प्लस रखोगे क्योंकि इनकी भी डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। समझ गए बात को। ई की इक्वेशन बन गई, तो एक इक्वेशन आपके पास ये बन गई। अब यहाँ पे दो वेरिएबल हैं v1 और v2, तो बड़े आराम से क्या करो, क्या लगा दोगे, मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन लगाओ। मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने पे क्या होगा सर, m1 u1 cos थीटा प्लस m2 u2 cos थीटा विल इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। यही हो जाएगा बच्चों, नोट कर लीजिए। बस यही दो इक्वेशन होगी और उसके बाद तुम्हारा v1 और v2 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसके आगे सॉल्व करने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है तुम लोग कर लोगे, और नहीं कर पाओगे तो बताओ। चलो चलिए अगला टॉपिक है आपका वेरिएबल मास सिस्टम। देखो वेरिएबल मास सिस्टम, हालांकि ये टॉपिक हमने एनएलएम में बहुत बेहतरीन तरीके से कर लिया था। याद होगा तुम्हें, मोमेंटम का जो हमारा फंडा था क्या था, एफ इक्वल टू क्या होता था, अगर एनएलएम में याद दिलाऊं तो एफ इक्वल टू क्या होता था सर, डी पी बाई डी टी। हमने इसमें दो केस बनाए थे। अगर आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है तो दिस विल बी ऑफ कोर्स एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू डी वी बाई डी टी। अगर वहीं पे अगर आपका एक सेकेंड, वेलोसिटी कांस्टेंट मैंने लिख दिया ना, अगर मास कांस्टेंट है, अगर वहीं वेलोसिटी कांस्टेंट है और मास क्या है आपका, चेंज हो रहा है, तो हमने क्या लिखा था सर, वी डी एम बाई डी टी। ये जो डी एम बाई डी टी था वो क्या था सर, ये था मास चेंज होने का रेट। ये ऐड भी हो सकता है, ये सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है, करेक्ट, हो सकता है ये ऐड हो सकता है ये सब्ट्रैक्ट हो। रॉकेट ऊपर जा रहा है तो मास कुछ ना कुछ नीचे जा रहा है तो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। अब ऐड होने वाला कौन सा केस हो सकता है, ऐड होने वाला केस में कह रहा हूँ, मान लो एक गाड़ी जा रही है, कोई दूसरी गाड़ी आई, कोई छोटा सा पार्टिकल आया, कोई मक्खी ही आ गया, आकर के चिपक गया, तो मास ऐड हुआ ना बच्चों, क्या हो गया, डीएम मास, छोटा ही तो मास होगा उसका, वो डीएम मास क्या हुआ, ऐड हो गया। समझ रहे हो बात को, सो डीएम मास क्या हुआ, ऐड हो गया। तो ये केस ले सकते हैं, और ऐड हुआ तो उसके साथ 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 चलते जाएगा। यानी ये कौन सा केस बन सकता है आपका, परफेक्टली इनइलास्टिक। आप ई की वैल्यू आराम से 0 रख सकते हो, करेक्ट। तो अब जो अपन केस के बारे में बात करें, कैसा केस के बारे में बात करें, मान लेते हैं ये कोई m मास का ऑब्जेक्ट है, आराम से u वेलोसिटी के साथ आगे बढ़ रहा है, कोई dm मास का पार्टिकल आया और dm मास का पार्टिकल आकर के इसमें जुड़ गया। समझ गए बात को, लगातार बहुत सारे dm मास के पार्टिकल जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं, करेक्ट। तो
इस केस में अगर आपको निकालना है, क्या निकालोगे भाई? फोर्स निकालोगे। एक सेकंड रुको। तो क्या कह रहा था मैं कि अगर m मास का पार्टिकल है, अगर इसमें कोई dm मास का टुकड़ा आकर के लगा, ठीक है, और तब ये आगे बढ़ रहा है, तो फिर इसमें सर फोर्स कितना लगेगा? मेन टास्क आपका यही होगा कि आपको फोर्स निकालना है। तो यहाँ पे फोर्स में डायरेक्ट एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, दिस एफ विल इक्वल्स टू लेमडा वी रिलेटिव, ठीक है, लेमडा वी रिलेटिव। ये लेमडा क्या होता है सर? लेमडा इज ऑफ कोर्स मास पर यूनिट सेकेंड, m या फिर ऐसे कह दो dm बाई dt। ये लेमडा क्या है बच्चों? आपका dm बाई dt है, ठीक है। अब ये फॉर्मूला मैं प्रूव कर देता, आप कन्विंस हो जाते कि हाँ सर ठीक है ये आ गया, लेकिन मैं आपको बता दूं कोई बात नहीं, आप फॉर्मूला याद रख लो, ठीक है। बहुत बड़ा प्रूफ भी नहीं बट याद रख लो, दैट इज dm बाई इंटू वी रिलेटिव। वी रिलेटिव होगा, है ना, वी एक्चुअल नहीं होगा, वी रिलेटिव होगा। जो मास का टुकड़ा आके लगा है उससे जो आपका रिलेटिव वेलोसिटी निकल के आएगा। हालांकि ये वी रिलेटिव आपका हमेशा गिवन होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन में ये गिवन होता है, तो उसमें दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। इट इज ऑफकोर्स लेमडा इंटू वी रिलेटिव। और इस फोर्स का नाम क्या होगा बच्चों? बड़े आराम से कहोगे सर दिस इज थ्रस्ट, करेक्ट, यही तो है आपका थ्रस्ट। तो सो करिए, अब रॉकेट वगैरह के सवाल कर लेंगे थोड़े बहुत, है ना। ट्राई करना एससी वर्मा से, सारे सवाल हो जाएंगे, चैप्टर तुम्हारा एंड हो चुका है, एससी वर्मा तुमसे पूरी हो जाएगी, ठीक है। चलो।